फाइनल पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है कि मोहम्मद रिजवान को हमने फारिग करना ही करना है। मोहम्मद रिजवान का कसूर क्या है, मोहम्मद रिजवान का जुर्म क्या है कि आखिर मोहम्मद रिजवान की ओडीआई से छुट्टी कराई जा रही है। पीसीबी ने 2 सिलेक्टर्स और मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया है। इन मेंटोर्स और सिलेक्टर को फारिग क्यों किया जा रहा है? हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम से मुलाकात की है और बाबर आजम को ये यकीन दहानी कराई है कि आपके लिए अभी भी क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं। खुशी का जश्न मातम में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल गमगीन हुआ है भारत और भारत के अंदर सफेद मातम बीत चुका है। फतह मनाने के चक्कर में बाहर जो है वो भगदड़ मच गई और अब तक 6 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और इसके अलावा जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स नामे में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेके। फाइनल पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है कि मोहम्मद रिजवान को हमने फारिग करना ही करना है। मोहम्मद रिजवान का कसूर क्या है, मोहम्मद रिजवान का जुर्म क्या है कि आखिर मोहम्मद रिजवान की ओडीआई से छुट्टी कराई जा रही है। 99% बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से फारिग कर दिया जाए। फारिग क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और मोहम्मद रिजवान का जुर्म क्या है वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। दूसरी अहम तरीन गुफ्तगू जो आज के इस व्लॉग में हम करेंगे वो ये है कि पीसीबी ने 2 सिलेक्टर्स और मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया है। इन मेंटोर्स और सिलेक्टर को फारिग क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। सिलेक्टर कौन से होंगे और मेंटोर कौन से हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो भी आपको बताएंगे। तीसरी अहम तरीन खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम से मुलाकात की है और बाबर आजम को ये यकीन दहानी कराई है कि आपके लिए अभी भी क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं। बाबर आजम की हेड कोच के साथ क्या गुफ्तगू हुई, कौन सी अहम बातें हुई ये भी आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी ही अफसोसनाक खबर इंडिया से हमें मौसूल हुई है। भारत में जब आईपीएल का जो फाइनल था आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जब फाइनल जीत लिया, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली जब अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, सेम उसी टाइम क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ चुका था। मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। बहुत सारे लोग हलाक हो चुके हैं। हलाकतें क्यों हुई, अंदर जश्न और बाहर सफ़े मातम क्यों बिछा ये भी आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की जानिब कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से ओडीआई की जो कप्तानी है उससे फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान को फारिग क्यों किया गया है और सलमान अली आगा को ओडीआई का कप्तान मुकर्रर करने का हतमी मंजूरी दी जा चुकी है। सलमान अली आगा ना सिर्फ T20 के कप्तान होंगे बल्कि ओडीआई और टेस्ट सीरीज के भी कप्तान होंगे, यानी तीनों फॉर्मेट के सलमान अली आगा कप्तान होंगे। टेस्ट जो फॉर्मेट है उसके जो कप्तान हैं शान मसूद, उसको भी फारिग करने का फैसला कर लिया गया है और मोहम्मद रिजवान को ओडीआई से हटाने का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान का जुर्म ये था कि मोहम्मद रिजवान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त दिलवाई। आपकी बात ठीक है कि मोहम्मद रिजवान को उसकी कप्तानी में टीम को शिकस्त हुई, ट्राई सीरीज में भी शिकस्त हुई,
इन दोनों इवेंट में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को कोई भी जीत नहीं दिलवा सके। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये मोहम्मद रिजवान की वजह से नहीं था, ये आकिब जावेद की वजह से था। आकिब जावेद के गलत फैसलों की वजह से था। टीम सिलेक्शन जो कमेटी थी उसकी बेगैरती की वजह से ये सारे मामलात हुए और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान का जुर्म यह था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। मोहम्मद रिजवान का जुर्म, मोहम्मद रिजवान का कसूर यह था कि मोहम्मद रिजवान ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलवाई, बल्कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो व्हाइट वॉश सीरीज करवाई थी वो मोहम्मद रिजवान का जुर्म था। मैं आपको बताता चलूं कि इतने सारे जराइम की वजह से मोहम्मद रिजवान को फारिग किया गया है। यार इतनी भी बुरी कारकर्दगी नहीं है आकिब जावेद साहब, इतनी भी बुरी कारकर्दगी नहीं है। आपकी और सिलेक्शन कमेटी के गलत फैसलों और उनकी हट दर्मियों और जो करप्शन का बाजार आप लोगों ने बोर्ड के अंदर गर्म किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हारी। जब आप मेरिट से हट के फैसले करेंगे और उन नौजवानों को मौका देंगे जिनका हक नहीं बनता, जो डीमेरिट हैं, जो मेरिट से हट कर आए हैं, दूसरे लफ्जों में वो खिलाड़ियों को उन खिलाड़ियों को आपने चांस दिया है जिनके पीछे बड़ी पर्ची थी। तो जब आपने टीम में पर्ची माफिया को शामिल किया तो डेफिनेटली फिर जो टीम है उसने हारना ही था। पर्चियों का आपको भी पता है कि उन पर्चियों की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर क्या परफॉर्मेंस थी। तो मोहम्मद रिजवान का कसूर यह है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलवाई, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलवाई। सिर्फ एक मैच की वजह से पूरे का पूरा मलबा उस बेचारे पे डाल देना, यह सरासर नाइंसाफी है। और हम हर उस खिलाड़ी के लिए आवाज उठाते रहेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया, पाकिस्तान को फतह दिलवाई। हार और जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन अगर आप पीएसएल को देखें तो सबसे ज़्यादा मुल्तान सुल्तान की जानिब से स्कोर बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ही थे। यानी पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा जो स्कोर थे वो मोहम्मद रिजवान के थे। तो खाली मोहम्मद रिजवान के ऊपर न डालें आकिब जावेद साहब, थोड़ी सी शर्म और गैरत का मुजाहरा करें। आपकी गलत सिलेक्शन की वजह से ये सारे मामला ख़राब हुए। और फाइनल जो है सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 99% जो है इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। और दूसरी जो आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 सेलेक्टर और मुतअद्दिद जो मेंटोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किए हुए थे उनको भी फारिग करने का फैसला कर लिया। आज कोई अच्छी खबर नहीं है। यानी आप देखें मोहम्मद रिजवान को भी फारिग कर रहे हैं, जो सेलेक्टर्स हैं ठीक है उनको भी फारिग कर रहे हैं, मेंटोर को भी फारिग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बड़ी अफसोसनाक किस्म की हमारे पास खबरें हैं। जो 2 सेलेक्टर जिनको फारिग किया गया है, उन 2 सेलेक्टर में कौन से वो 2 सेलेक्टर हैं जिनको फारिग किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सेलेक्टर्स की जिनको जो है वो फारिग किया गया है। पहले सेलेक्टर का नाम अजहर अली है, तो अजहर अली को भी फारिग करने का बोर्ड ने फैसला कर लिया है और असद शफीक को बतौर सेलेक्टर जो है वो टीम से फारिग किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सेलेक्टर हैं, ये जो मेंटोर हैं, ये लाखों में जो है वो सैलरी बोर्ड से ले रहे थे, लाखों रुपए बोर्ड के हड़प कर रहे थे और इनका टीम के अंदर, बोर्ड के अंदर कोई रोल नहीं था। यानी इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, बिला ज़रूरत इनकी हायरिंग की गई और कौम का और बोर्ड का जो लाखों रुपए
जो बोर्ड के थे वो इनकी रगों में डाले गए। अब मैं मेंटोर की जानिब आता हूं कि किन मेंटोर्स को फारिग किया गया है। उन मेंटोर में मिसबाहुल हक, शोएब मलिक, मुश्ताक साहब, सकलैन मुश्ताक और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए हायर किया था कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसके ऊपर जो है वो अपनी नज़रें जमाएं और डोमेस्टिक में से एक नया टैलेंट, एक नया जोश, नए खिलाड़ी हंट करें और उनको पाकिस्तान की जो नेशनल लेवल की टीम है उसके अंदर लाने में अपना रोल अदा करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही होता है, ठीक है। सिलेक्शन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, जब उनकी सिलेक्शन की बारी आती है तो मेरिट के ऊपर पूरा ना उतरने वालों को हायर कर लिया जाता है और सिलेक्टर्स और मेंटोर की बात आए तो तब भी हमारे साथ यही मामला होता है। पता ना ये जो सिफारशी कल्चर है ये पता नहीं कब ख़त्म होगा और कब जो है वो हमारा क्रिकेट बोर्ड जागेगा। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनको 50-50 लाख रुपए के ऊपर हायर किया गया था। यानी एक एक मेंटोर की 50-50 लाख, 40-20 लाख, 30 लाख रुपए सैलरीज थी और लाखों रुपए सैलरियां इनको दी जा रही थी और इनका टीम के अंदर कोई रोल नहीं था। अभी रिसेंट बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीरीज हुई है, अब मुझे बताएं कि इसके अंदर अजहर अली का क्या रोल था, असद शफीक का क्या रोल था, मिसबा का क्या रोल था, सकलैन मुश्ताक का क्या रोल था? कुछ भी नहीं भाई। ये गफलत की नींद सोए हुए हैं, तान के सोए हैं, ऐसे हैं। लेकिन जनाबे मेंटोर साहब, सिलेक्टर साहब, थोड़ी सी आप भी गैरत का मुजाहरा करें और जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। अब बात जो है वो ऐसे नहीं चलेगी जिस तरह आप लोग चलाना चाहते हैं। अब क्रिकेट बोर्ड को हंगामी फैसले करने होंगे और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया। ये जो चले हुए कारतूस हैं हमेशा ही से ये पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चले हुए कारतूसों को जब हायर किया गया तो तब नहीं सोचा गया। अब चले शुक्र है बोर्ड ने फाइनल फैसला कर लिया है कि इन कारतूसों को जो है वो टीम से फारिग कर दिया जाए। तो इन लोगों को फारिग किया जा रहा है। अच्छा, अब फारिग होने के बाद ये लोग क्या करेंगे? ये लोग डटे हुए हैं और ये सीट छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि करोड़ों रुपए इनकी रगों में दिया जाए, करोड़ों रुपए इनके पेट के अंदर, बड़े हुए पेटों के अंदर दाखिल किया जाए ताकि वो मजीद बड़े हो सके, मजीद हराम खोरियाँ कर सके। तो इन लोगों को फारिग कर दिया गया है और बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया है और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मजीद उरूज देखेगी, जवाल से बचेगी और मजीद पाकिस्तान को मजीद जो है वो तरक्कियों का सफ़र तय करने का मौका मिलेगा। और अब हम तीसरी खबर की बात कर लेते हैं कि माइक हैसन की बाबर आजम से मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आखिर जो बाबर आजम है माइक हैसन से जब मिले हैं तो माइक हैसन ने बाबर आजम को ये यकीन दहानी करवाई, चूँकि बाबर आजम ने उनसे पूछा था कि सर जी हमारा कोई रोल है या नहीं है, या हमें खिलाना है या नहीं खिलाना, कोई हमें बताएं तो सही कि क्या करना है। तो माइक हैसन ने कहा है कि जी बिल्कुल बाबर आजम, आपको ज़रूर मौका मिलेगा, आप हमारे पैनल पे हैं, आप हमारे जहन में हैं, दिल में हैं, दिमाग में, आपको ज़रूर जो है वो परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और यकीन दहानी करवाई है कि अगर आप थोड़ी सी जो गलतियां हैं आपकी, अगर आप उसको दुरुस्त कर लेते हैं तो ओडीआई में बिल्कुल, T20 में भी आपको जो है ना सिर्फ ओडीआई बल्कि T20 के अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। और ना सिर्फ T20 बल्कि ये जो आगे नेक्स्ट सीरीज़ होने जा रही है बांग्लादेश के साथ हमारी ढाका के अंदर, उसके अंदर भी माइक हैसन की कोशिश है कि बाबर आजम परफॉर्म करें। लेकिन सवाल फिर वही कि आकिब जावेद जो है वो बुक्स का शिकार हो चुके हैं। आकिब जावेद जो हैं पता नहीं उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा होता है। आकिब जावेद ने ये कहा है कि नहीं, अब रिजवान और बाबर को जो है वो मौका नहीं देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाबर आजम एक बड़े स्टार हैं, एक मतलब 10 साल मुसलसल जो है इन्होंने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा। हार नीच, उतार चढ़ाव, ये सफ़र का, ज़िंदगी का, लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। ये
चेंजिंग होती रहती है। आप विराट कोहली के परफॉर्मेंस को देख लें, विराट कोहली भी बड़े रूज पे था लेकिन यकदम नीचे आ गया, कुछ टेक्निकल वजूहात बन गई, चीज़ें होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर कोहली फॉर्म में आ गया। यार ऐसे ही बाबर आजम बड़ा रूज पाकिस्तान टीम को दिखाया है, बड़े सारे अचीवमेंट थी बाबर आजम की। आप थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप उसको हर फॉर्मेट से उसको फारिग कर दें, उसको ओडीए से भी कर दें, उसको T20 से भी कर दें, ना उसको टेस्ट खिलाएं। और भाई आप चाहते क्या हैं? असल में तो आप लोगों को फारिग करना चाहिए। आगिर जवेद साहब, आपका फरागतनामा बनता है। जिस तरह आप क्रिकेट बोर्ड में आए वो हमसे ढका छुपा नहीं है, हमें सब मालूम है कि आप किसकी पर्ची से बोर्ड के अंदर आए और आपका बोर्ड के अंदर रोल क्या है और किसके इशारों पे आप नाचते हैं और जी हजूरी का रोल अदा करते हैं। तो थोड़ी सी शर्म और गैरत का मुजाहरा करें और जो माइक हैसन कह रहे हैं उनकी एडवाइस के ऊपर अमल करें। अपनी जो आपकी एडवाइस है ना उसको अपने पास रखें, वो बेचारे खिलाड़ियों के ऊपर आप मुसल्लत ना करें। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो फतह से दुचार किया है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया आज के इस व्लॉग को लेके। खैर ये मेरे अपने ज़ाती जज्बात थे जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट में जो इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि IPL का चूँकि फाइनल हुआ है और उस फाइनल में जब RCB ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब वो अपनी फतह का जश्न मना रहे थे तो स्टेडियम में चूँकि जगह जो है वो 40 से 50 हज़ार बंदे की जगह है, तो आपको पता है कि शायकीन क्रिकेट कितने दीवाने होते हैं अपने स्टार्स को देखने के लिए। तो विराट कोहली को देखने के लिए मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम का हिस्सा थे और फैंस जो हैं वो लाखों की तादाद में फैंस वहाँ पर पहुँचे और जिसके बाइस स्टेडियम फुल हो गया। और ना सिर्फ स्टेडियम फुल हुआ बल्कि बाहर के जो सड़कें, अतराफ़ की सड़कें हैं वो भी फुल होगी। और अचानक से जब अंदर फतह का जश्न चल रहा था तो फतह मनाने के चक्कर में बाहर जो है वो भगदड़ मच गई और अब तक 6 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और इसके अलावा सैकड़ों जो शहरी हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। तो ये जो खुशी का जश्न था ये मातम में तब्दील हो चुका है और भारत के अंदर इस टाइम जो है वो बिल्कुल गमगीन हुआ है भारत, और भारत के अंदर सफ़े मातम बीत चुका है। खैर बतौर शहरी, बतौर इंसान जो है वो हमें अफसोस है कि भारत के अंदर ये ऐसा मामला हुआ। मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए था और शायकीन क्रिकेट को भी थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर स्पेस नहीं है तो भाई आप घर बैठ के मैच को एंजॉय कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेडियम में घुसकर ही आप मैच देखें। और बसूरत दीगर आप नतीजा आपके सामने है कि कितने लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी। खैर आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और दबा के हमें सपोर्ट करें। अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।